अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इधर सुबह से अभय से ज़्यादा तैयार आराध्य हो रहा था। अभय बोला, भाई आज का दिन तो मेरे लिए छोड़ दिया होता, अब सब लड़कियां सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखेंगे। आराध्य बालों में जेल लगाकर परफ्यूम मारते हुए बोला, जा छोड़ दिया, अब तैयार हो जा, मैं एक चक्कर बाहर मारकर आता हूँ, बोलकर बाहर निकल गया और सामने से आते हुए अंकुर से टकरा गया। अंकुर सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया, फिर जल्दी से पीछे मुड़कर बोला, ओ साले। आराध्य ने दोनों हाथ फैला दिया तो अंकुर उसके गले लगते हुए बोला, क्या बात है, एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो ये रूप निखर गया। आराध्य उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, वो क्या है ना, आपके राजकुमारी को हमारा वो रूप पसंद नहीं था तो हमने सोचा ठीक है, उनकी आ गया सर आंखों पर और फिर चेंज कर लिया खुद को। अंकुर बोला, अच्छा और ये सब कब हुआ, जरा हमें भी तो बताना। तो आराध्य बोला, वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम कहाँ जा रहे थे। अंकुर बोला, वो मैं क्यों बताऊं, वैसे तुम कहाँ जा रहे थे। आराध्य बोला, बाहर लड़के वालों की हेल्प करने। अंकुर बोला, वो मैं जा रहा हूँ, तुम लड़की वालों की तरफ देख लो। आराध्य बोला, ठीक है। अंकुर जाते हुए बोला, मीठी को भी देख लेना तैयार हुई कि नहीं। आराध्य ने सर हाँ में हिला दिया तो अंकुर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी तैयार होकर बाहर निकलने को हुई कि आराध्य उसके रूम में आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, बिना हमसे मिले कहाँ जाने का इरादा है। रुद्राक्षी उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, नॉट बैड, कुछ ही घंटों में इतना चेंज। आराध्य उसके करीब आकर बोला, अब किसी को मेरा वो लुक कुछ खास पसंद नहीं आया तो सोचो कुछ नया ट्राई किया जाए, तो कैसा लग रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, वो कुछ खास नहीं। आराध्य बोला, मीठी ध्यान से देखो, पता है 3 घंटे में तैयार हुआ हूँ। रुद्राक्षी बोली, क्या 3 घंटे में, मजाक कर रहे हो, इतने घंटे में तो मैं 6 मीटिंग खत्म कर लेती, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। आराध्य उसकी कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, मेरा मजाक उड़ा रही हो तो उड़ा लो। फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझसे अब कभी दूर मत जाना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस तुम्हारा मुझसे दूर जाना नहीं। रुद्राक्षी उसे धक्का देते हुए बोली, कंट्रोल कंट्रोल मिस्टर पुरुषोत्तम, अभी ना ही आपने मुझे प्रपोज किया है और ना ही मैंने एक्सेप्ट किया है, तो ये सब बातें बचा कर रखो, उस समय काम आएंगी जोड़ने में। आराध्य उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और अपने गले का चैन निकाल कर उसके गले में डालते हुए बोला, इसे माँ को महापंडित जी ने दिया था मेरी रक्षा के लिए, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है इसकी। और उसके कंधे पर सर रख कर बोला, हमारे मोहब्बत को किसी प्रपोजल की ज़रूरत नहीं, इतना जानता हूँ, फिर भी अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल ही चाहिए तो फिर वो मैं पूरा ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर अब तभी मिलूंगा जब सबके सामने बोल सकूं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, बोलकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़ कर बोली, 1 मिनट, और उसका चैन निकाल कर वापस उसे पहनाते हुए बोली, तुमसे अपना वजूद चाहती हूँ, अपने वजूद से तुम्हें मिटाना नहीं। महादेव ने रौद्र रूप लेकर सब कुछ जब भी खत्म करने को उठाना, माँ पार्वती ने हर बार किसी न किसी रूप में आकर उन्हें शांत किया। वैसे ही जब भी मैं गुस्सा करूं या ऐसा कोई काम करूं जो गलत हो, तुम अपने प्यार से बस मुझे संभाल लेना और कुछ नहीं। आराध्य उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके सर को चूम कर बोला, आई लव यू। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, हमें बाहर चलना चाहिए। आराध्य बोला, जी बिल्कुल चलिए राजकुमारी। रुद्राक्षी अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने राधिका, सोनी, मिंटू, अंकुर, अभय सब हाथ बांधे खड़े उन्हीं को घूर रहे थे और उनके पीछे शालिनी जी, संतोष जी, नंदिनी, बलदेव जी खड़े थे। रुद्राक्षी ने सबको देखा, फिर पीछे देखा तो आराध्य नहीं था। तभी आराध्य बगल से उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारते हुए सामने देखने को बोला। रुद्राक्षी ने सामने देखा तो राधिका बोली, क्या हो रहा था अंदर। रुद्राक्षी बोली, क्या हो रहा था अंदर। राधिका बोली, झूठ बोलने की सोचना भी मत मीठी, इसलिए साफ साफ बता दो तुम दोनों का क्या चल रहा है। रुद्राक्षी ने एक नज़र सबको देखा, फिर आराध्य को देखते हुए बोली, मैं बता रही थी पंडित जी को कि इन्हें हेयर स्टाइल बनाने से पहले एक बार अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए। पंडितों के घर के बच्चे ऐसे छिछोरों वाली हेयर स्टाइल नहीं रखते, यकीन नहीं तो पूछ लो इन्हीं से। राधिका ने आराध्य की तरफ देखा तो आराध्य को कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी बस हाँ में सिर हिला दिया। अंकुर ने अपना सर पीट लिया और बाकी लोगों को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। उसी का फायदा उठाकर रुद्राक्षी वहाँ से भाग गई। राधिका बोली, मीठी, लेकिन रुद्राक्षी गायब। राधिका बोली, ये कहाँ गई। नंदिनी बोली, बेटा जी आज आपकी शादी है, उस पर ध्यान दीजिए, मीठी को बाद में पकड़ लेंगे। तो राधिका ने सर हाँ में हिलाया तो शालिनी जी,
नंदिनी उसे अंदर रूम में लेकर चली गई और उनके साथ सोनी भी चली गई। बलदेव जी संतोष जी को देखकर बोले, तो पाठक साहब अब क्या कहते हैं आप? संतोष जी बोले, ठीक है पुरुषोत्तम जी, मैं टाइम देखकर मीठी से बात करता हूँ। बलदेव जी बोले, चलिए ठीक है, लेकिन पहले आज की शादी देख लेते हैं। अंकुर और अभय आराध्य को पकड़ते हुए बोले, तो पंडित जी और आपकी कौन कौन सी चीज़ है जो हमारी मीठी को नहीं पसंद? देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं मीठी फिर से नाराज़ हो गई तो। आराध्य ने घूरकर दोनों को देखा और उन दोनों का हाथ झटक कर दूसरी तरफ निकल गया। रुद्राक्षी सबसे पीछा छुड़ाकर खाने के साइड बैठकर खाना बनाने वाले काका से गप्पे मार रही थी और वो भी उसे जो बना रहे थे सारे बारी बारी खिला रहे थे। रुद्राक्षी बोली, काका काकी का ऑपरेशन हो गया ना, अब तो वो ठीक है? काका दोनों हाथ जोड़कर बोले, जी बिटिया, सब महादेव की कृपा है। रुद्राक्षी बोली, जी बिल्कुल, महादेव के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये तो उनकी ही महिमा है। कुछ देर तक वो और बात करती रही, तब तक मिंटू आकर बोला, मीठी चल, काकी बुला रही हैं। रुद्राक्षी बोली, चल, और एक बड़ा सा लड्डू उठाकर बोली, आती हूँ काका। तो काका ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिला दिया। रुद्राक्षी लड्डू खाते हुए मिंटू के कंधे पर हाथ रख कर बोली, और बता कहाँ तक पहुँची तेरी बात उस कविता से? बात हो रही है या फिर ब्रेकअप हो गया? मिंटू उसे देखते हुए बोला, मीठी तुझे ये सब कैसे पता? कहीं तूने मेरे पीछे जासूस तो ना छोड़ा है ना? रुद्राक्षी बोली, बेटा तुम लोग किस गली और किस मोहल्ले में पींगे लड़ा रहे हो ना, वो भी मुझे पता है। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता, समझा? इसलिए सारा सच सच बता दे तो छोड़ दूंगी। मिंटू बोला, यार उसके पापा नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं लड़का अभी कुछ नहीं कर रहा है तो शादी कैसे कर दे, जब कुछ करेगा तो देखा जाएगा। और तुझे पता है कविता का फ़ोन भी छीन लिए, 1 हफ्ते से मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। रुद्राक्षी बोली, क्या इतना बड़ा कांड और तूने बताया नहीं कि तू मेरा दोस्त है? मिंटू बोला, मैं तेरा नाम खराब नहीं करना चाहता था। रुद्राक्षी उसके गले में एक हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अरे मेरे लाल तू चिंता मत कर, 1 हफ्ते के अंदर उस कविता के बाप को तेरे घर ना दौड़ा दिया तो देखना। और चाचा को बोल बस मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहे, बाकी सब मेरे पर छोड़ दे। मिंटू जल्दी से उसका हाथ छुड़ा कर लेटते हुए उसके पैरों में गिरकर बोला, मीठी बस ये काम कर दो, उसके बाप को मेरे दरवाजे तक दौड़ा दो, उसके बाद मैं तुम्हारा गुलाम। रुद्राक्षी उसे उठाते हुए बोली, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? मिंटू उठते हुए बोला, है, अरे कुछ देर तक तो महादेव कृपा करने में देरी कर सकते हैं, लेकिन मीठी नहीं। रुद्राक्षी बोली, बस बस, और चापलूसी नहीं, कल घर आ जाना, बात करेंगे, और इस बारे में किसी और से कुछ मत बोलना, नहीं तो शादी भूल जा। मिंटू बोला, अरे नहीं यार, किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। सामने से आते हुए आराध्य ने रुद्राक्षी के हाथ से लड्डू लेकर खाते हुए बोला, काफ़ी टेस्टी है, कहाँ मिला मुझे, और खाना है? रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा और फिर आगे बढ़ने को हुई तो आराध्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने मिंटू को इशारा किया तो वहाँ से चला गया। आराध्य बोला, मुझे फंसा कर अच्छा नहीं किया, और एक झटके में उसे अपने पास खींच लिया। रुद्राक्षी उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, समय जगह और लोग देख लिया कीजिए, और अगर आप अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लिया कीजिए। आराध्य हाथ बांधते हुए बोला, इतनी रिस्पेक्ट किस खुशी में? रुद्राक्षी ने अगल बगल देखा, कोई नहीं था तो उसके करीब आकर बोली, हमारे बात और जज्बात सामने वाले को देखकर बदलते हैं, और आप तो बोलकर एक आंख दबा दिया। आराध्य तो होश ही खो बैठा, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था रुद्राक्षी का ये रूप भी देखने को मिलेगा। रुद्राक्षी अब वहाँ से जल्दी से निकल गई क्योंकि संतोष जी इधर ही आ रहे थे। संतोष जी आराध्य को ऐसे अकेले खड़ा देखे तो बोले, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आराध्य वैसे ही खोए हुए बोला, नहीं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। संतोष जी उसके कंधे पर हाथ रख कर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? आराध्य अब होश में आया और संतोष जी को देखा तो उनके गले लगकर बोला, थैंक यू अंकल, आई लव यू, बोलकर जल्दी से अंदर भाग गया। संतोष जी बोले, ये बच्चे भी ना, और सर झटक कर दूसरी तरफ चले गए। रुद्राक्षी रूम में आई तो शालिनी जी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में बोली, मीठी ये क्या है? रुद्राक्षी अगल बगल देखते हुए, कहाँ अम्मा? शालिनी जी बोली, मार खाना है, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन एक तुम हो जो ऐसे ही जींस में घूम रही हो सुबह से। फिर लहंगा उसके सामने बेड पर रखते हुए बोली, कल को अगर शादी हो तो वहाँ भी ऐसे ही चले जाना ससुराल, समझी? सोनी आते हुए बोली, बिल्कुल काकी, इसका बस चले तो। रुद्राक्षी बोली, सोच समझ कर। सोनी बोली, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो ये बताने आई थी काकी को चाची बुला रही हैं।
शालिनी जी बोली, मीठी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, एक बार राधिका से मिल लो और सोनी तैयार कर दो इसे, बोलकर बाहर चली गई। रुद्राक्षी सोनी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बोलने वाली थी? सोनी बोली, मैं कहाँ कुछ बोल रही थी, वो तो काकी को बस ऐसे ही। रुद्राक्षी बोली, ध्यान देना, और लहंगा लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सोनी ने ज़बरदस्ती उसका हल्का सा मेकअप और कान में बड़े बड़े झुमके डाल दिए। रुद्राक्षी दुपट्टा पकड़ते हुए बोली, इसकी क्या ज़रूरत होती है यार, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। सोनी उसकी नज़र उतारते हुए बोली, वाह कितनी सुंदर लग रही है यार, आज तो जो देखेगा ना, मैं सोच भी नहीं सकती उसकी क्या हालत होगी। रुद्राक्षी बोली, ओ हेलो, मैं ना पहले से ही सुंदर हूँ, तो ये फालतू का लड़कों वाली चीप बात बोलकर मेरा इंसल्ट मत कर, समझी? और किसी ने देखा ना तो उसके बाद उसकी आंखें सही सलामत नहीं बचेंगी। सोनी मुंह बनाकर बोली, तुम्हारा तारीफ करना ही बेकार है। आराध्य अंतर आते हुए बोला, सोनी वो मीठी, बोलते बोलते रुक गया। सोनी बोली, जी बोलिए, लेकिन आराध्य कुछ नहीं बोला, बस एकटक सामने देखे जा रहा था। तो रुद्राक्षी हंसते हुए बोली, चल। तो सोनी सर झटक कर बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही रुद्राक्षी दरवाजे पर पहुंची आंखें बंद कर लिया, क्योंकि आराध्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रुद्राक्षी वैसे ही खड़ी रही तो आराध्य घूमकर उसके पास आया और अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसके ऊपर से वार कर बोला, आज तो सच में महापंडित जी से नज़र उतरवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी नज़र तो लग चुकी है। रुद्राक्षी उससे हाथ छुड़ाकर उसे देखते हुए बोली, ठीक है, तो ये बात मैं अम्मा से बोल दे रही हूँ, उसके बाद जो होगा आप जवाब दे दीजिएगा। आराध्य बोला, हाय अब तो जान भी चली। रुद्राक्षी उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से में बोली, एक सेकंड नहीं लगेगा ये सब उतरने में, इसलिए ऐसा मजाक दोबारा नहीं, और उसके मुंह से हाथ हटाकर बाहर निकल गई। आराध्य मुस्कुरा कर बोला, चलो भाई आराध्य मनाओ। फिर खुद से बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें कांड करने की? फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा। रुद्राक्षी सीधे राधिका के पास आते हुए वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। राधिका और सोनी ने उसे ऐसे बैठे देखा तो एक दूसरे को इशारे में पूछा, इसे क्या हुआ? सोनी ने अपने कंधे उचकाकर ना में गर्दन हिला दिया। राधिका उठकर उसके पास आकर बैठते हुए बोली, मीठी क्या हुआ, ऐसे इतने गुस्से में क्यों है? रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। राधिका उसका हाथ पकड़कर, अच्छा ठीक है, और वैसे भी तो कल मुझे चले ही जाना है, तो बता देना क्या हुआ है। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा, फिर सोचने लगी, बात तो सही है, कल से तो राधिका किसी और की हो जाएगी, फिर से उसे वो दोस्त वाला अधिकार कहाँ रह जाएगा। सोचते हुए रुद्राक्षी की आंखें नम हो गई तो उसके गले लग कर बोली, आई मिस यू। सोनी भी आकर उनसे लिपटते हुए बोली, मैं भी हूँ, तुम लोग मुझे हमेशा भूल क्यों जाते हो? कुछ देर बाद राधिका बोली, अच्छा ठीक है, दूर हटो तुम दोनों के चक्कर में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, जब से तूने उस कन खजूरे का लव प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? सोनी बोली, है ना, मुझे भी कितने दिन से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। पता है मीठी, जब देखो तब फ़ोन पर हमेशा बिजी रहती है, हमारे लिए तो जैसे इसके लिए टाइम ही नहीं है। रुद्राक्षी बोली, बस बस इतनी शिकायत करोगी तो हनीमून कैंसिल हो जाएगा, फिर सुनते रहना गालियाँ, मुझे क्या। राधिका दोनों को घूरते हुए बोली, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है, और उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आ गई। रुद्राक्षी पीछे से उसके गले लगते हुए बोली, अरे मेरी जान गुस्सा क्यों हो रही है, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। सोनी भी कान पकड़ कर बोली, सॉरी यार, बस आज का ही दिन तो और बचा है, इसके बाद तो तू पराई हो जाएगी। राधिका उसे अपने पास बुलाकर गले लगाते हुए बोली, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी बस एक कॉल कर देना, हर सिचुएशन में मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगी। रुद्राक्षी बोली, अच्छा, और अगर वहाँ हुई तो? बोलकर एक आंखें उचकाकर शरारत से मुस्कुरा दी। राधिका झेपते हुए बोली, मीठी तुझे नहीं लग रहा है इन 6 महीनों में कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है? रुद्राक्षी उससे दूर होते हुए बोली, अजी हम कहाँ बिगड़े, हमें तो लोगों ने बिगाड़ दिया अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़ पढ़ कर। सोनी बोली, राधू, और तुझे नहीं लग रहा है अब शेरो शायरी भी आने लगी है? वो भी क्या ज़माना था जिसमें मुँह जब भी खुले गालियाँ बरसती थी, और एक अब है जो। बोलकर राधिका को ताली दे दिया तो राधिका रुद्राक्षी को देखते हुए बोली, अब कोई कितना कंट्रोल करे खुद को जब सामने वाला इतना डैशिंग हो, ऊपर से उसकी आंखें इनके अलावा कहीं ठहरती ही नहीं। और रुद्राक्षी बोली, बस बस, और राधिका को देखते हुए बोली, अब शादी हो रही है तो ध्यान देना उस पर, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। शालिनी जी और राधिका की मम्मी रेणु जी आते हुए बोली, तैयार हो गए या अभी कुछ बाकी है? सोनी बोली, हो गया चाची, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे।
शालिनी जी ने रुद्राक्षी को देखा तो उसके पास आकर अपने आँख से काजल निकालकर उसे गले लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे, और उसके गाल पर हाथ रखकर चूम लिया। सोनी बोली, काकी आज राधिका की शादी है, मीठी की नहीं। रेणु जी राधिका को देखते हुए बोली, बेटियों को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है, कभी किसी को आगे तो कभी किसी को पीछे। बोलकर राधिका की नज़र उतार कर काला टीका लगाते हुए बोली, बहुत ही प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। तब तक बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। सोनी बोली, वाह बारात आ गया, मुझे बारात में नाचना है। रुद्राक्षी बोली, तो जाना, किसने रोका है तुझे। तो सोनी जल्दी से बाहर चली गई। कुछ देर में बारात का स्वागत सबने मिलकर किया। अभय स्टेज पर था और साथ में आराध्य भी। कुछ देर बाद राधिका को लाया गया। चादर अंकुर, राजीव, मिंटू और सोनी ने पकड़ा था। रुद्राक्षी राधिका के साथ थी। अभय ने एक नज़र सामने देखा, फिर आराध्य को, जो मुस्कुराते हुए सामने ही देखे जा रहा था। अभय बोला, भाई थोड़ा तो रहम खा, आज मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं, जो इतना मुस्कुरा रहे हो। आराध्य बोला, हाँ मुझे पता है तेरी ही शादी है, मैं तो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। अभय बोला, पता है इसलिए बोल रहा हूँ, बत्तीसी कम खोलो, उसका मूड स्विंग हुआ ना तो टूट कर बाहर आते टाइम नहीं लगेगा। आराध्य बोला, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर से सामने देखने लगा, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे एक बार भी नहीं देखा। अभय आराध्य को देखते हुए बोला, उसने तो तुझे एक बार भी नहीं देखा, कहीं कुछ ज़्यादा सपने तो नहीं देख रहे हो। तब तक राधिका को लेकर सब स्टेज के पास आ गए। अभय आगे बढ़कर राधिका का हाथ पकड़ लिया तो रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, ध्यान से जीजू। अभय ने उसे देखकर सामने सर झुकाकर हाँ बोल दिया तो सब हंसने लगे, और फिर वह राधिका को लेकर स्टेज पर आ गया। आराध्य एक टक बस रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था, लेकिन रुद्राक्षी उसे फुली इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद बरमाला की बारी आई तो रुद्राक्षी ने अंकुर और राजीव को इशारा कर दिया। दोनों ने मिलकर राधिका को उठा लिया। अभय ने मुंह बना लिया। रुद्राक्षी बोली, वैसे जीजू आपको नहीं लगता आपके दोस्त किसी काम के नहीं हैं। आराध्य ने मिंटू को अपने पास बुलाकर अभय को भी उठा लिया। कुछ देर दोनों में कौन पहले की लड़ाई होने के बाद रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, वैसे क्या आंखें हैं, मन तो करता है कभी डूब जाऊं इनमें, इतनी नसीली आंखें। बोलकर एक आंखें दबा दिया। आराध्य का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और राधिका ने जयमाल अभय के गले में डाल दिया। अब सबने दोनों को उतार दिया। अभय आराध्य को घूरते हुए बोला, तेरे जैसे दोस्त से अच्छा मैंने अपने दुश्मनों को बुला लिया होता। आराध्य ने इधर उधर देखा, रुद्राक्षी कहीं नहीं थी। अभय ने राधिका के गले में जयमाला डाला तो दोनों तरफ से तालियां बजने लगी। कुछ देर बाद सबने दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दिया और फोटो सेशन शुरू हुआ। आराध्य रुद्राक्षी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। अब वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक कैसे कैसे गायब हो गई। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, लेकिन रुद्राक्षी कहीं मिल ही नहीं रही थी। आराध्य और अंकुर अब दोनों परेशान थे, क्योंकि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो दोनों शादी का माहौल भी ख़राब नहीं करना चाहते थे। राधिका और शालिनी जी ने पूछा तो अंकुर ने बोल दिया, किसी काम से रूम में गई है। आराध्य सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अब तो दोनों की चिंता बढ़ गई थी। आखिर अचानक से रुद्राक्षी खुद गायब हुई है या फिर, लेकिन उसका पीछे का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है जिससे निश्चिंत रहा जा सके। आराध्य अंकुर की तरफ देखते हुए बोला, हमें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंकुर बोला, चलो, और दोनों गाड़ी लेकर निकल गए। हर तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अंकुर ने सिक्योरिटी को भी फ़ोन करके अलर्ट कर दिया था और चारों तरफ ढूंढने को बोल दिया। इधर एक अंधेरे कमरे में रुद्राक्षी बेहोश थी और सामने 3 लोग बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। एक सामने वाले को देखकर बोला, वैसे शिवम भाई है तो गजब की खूबसूरत, आखिर इतने दिन से थी कहाँ जो आपको नहीं दिखी। शिवम बोला, अबे चुप साले, अपने ही कॉलेज में थी, अपने आप को तोप समझती थी। बहुत बार झगड़ा हो चुका है मेरा और इसका, वो तो झटके से बेहोश कर दिया तुम दोनों ने, वरना हाथ आ जाए ऐसी मछली नहीं है। और अब जब हाथ आ ही गई है तो सोच रहे हैं हम भी हाथ साफ कर लें, ये भी क्या याद रखेगी। सामने वाला हंसते हुए बोला, सही है गुरु, उसके बाद फिर हम भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। शिवम बोला, जितना आसान समझ रहे हो ना बेटा उतना है नहीं, इसलिए गलती से भी हाथ पैर नहीं खुलना चाहिए, वरना एक हड्डी भी नहीं बचेगी तुम दोनों की।
अंकुर सारी सिक्योरिटी को अच्छे से हर एक चीज़ को चेक करने को बोल रहा था, वो भी बिना किसी को कुछ भी जाने। शालिनी जी का 4 बार अंकुर के पास कॉल आ चुका था। उनका बस एक ही सवाल था, मीठी कहाँ है। और अंकुर बेचारा वो बस बार बार इधर का उधर जोड़ रहा था। अगर थोड़ा सा भी किसी को कुछ पता चला तो सारा का सारा माहौल 1 मिनट में ख़राब हो जाना है। आराध्य स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मीठी को हाथ लगाने की? बस एक बार हाथ आ जाए उसके बाद बताता हूँ। अंकुर, उसका जीपीएस भी बंद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो खुद से गई है या फिर? आराध्य बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अंकुर बोला, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने जो ओम का ब्रेसलेट पहना है उसमें जीपीएस लगा है, लेकिन इस समय वो बंद आ रहा है। आराध्य बोला, क्या? लेकिन बंद कैसे आ सकता है? अंकुर सर पर हाथ मारते हुए बोला, या तो उसने खुद बंद किया होगा या फिर किसी और ने। आराध्य बोला, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास पहुंचने का? अंकुर बोला, देखते हैं आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है, वो भी उसे छूने की। आराध्य गाड़ी चला रहा था लेकिन उतना ही परेशान दिख रहा था। यहाँ कुछ देर बाद रुद्राक्षी को होश आने लगा। शिवम बोला, लाइट खोल बे, थोड़ा दीदार किया जाए, आज पहली बार देखा है इस रूप में। रुद्राक्षी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी आंखें झटके से खोल दिया। सामने शिवम को और उसके साथ 2 और लोगों को देखा तो कुछ समझ आ गया कि आखिर वो है कहाँ, और हाथ को हिलाना चाहा तो वो भी बंधा हुआ था। शिवम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। तुम अपने घर से मात्र 1 किलोमीटर दूर हो, लेकिन किसी का यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। अब मैं अपना सारा बदला चुन चुन कर लूँगा। तुम्हारी जम मर्जी, तुमने मुझ पर हाथ साफ किया था ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, और तुम चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पाओगी, बोलकर हंसने लगा। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखा, फिर बगल में उसके दोनों चमचों को देखते हुए बोली, अबे साले, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखे से उठा लाए हो तो कैद कर लोगे और अपनी मर्जी करोगे? साले छछूदर, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हाथ खोल कर दिखा। महादेव कसम, तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी पाठक नहीं। शिवम दोनों को देखकर बोला, देख लो भाई, बताया था ना मैडम की अकड़। और एक तुम लोग थे जो इन्हें हल्के में ले रहे थे। तो सामने वाला हंसते हुए बोला, भाई खूबसूरत चीज़ अक्सर खतरनाक होती है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब अकड़ खत्म हो जाएगी। रुद्राक्षी बोली, अबे साले हरामी, हाथ खोल, फिर बता रही हूँ तुझे। शिवम उसके मुंह को दबाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा ज़बान नहीं चल रही है तुम्हारी, 1 मिनट नहीं लगेगा सारी अकड़ उतारने में। वैसे आज इन कपड़ों में क्या लग रही हो? पहली बार देखा है, मन तो तभी बेचैन हो गया था, लेकिन सोचा पहले पता भी तो चलना चाहिए तुम्हें कि तुमने किसके साथ पंगा लिया था, और एक झटके में उसे धक्के मार दिया, जिससे रुद्राक्षी का हाथ उसके ब्रेसलेट से लग गया और वो ऑन हो गया। अंकुर का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो वो फ़ोन देखते हुए बोला, आराध्य जल्दी से गाड़ी रोको, गलत रास्ते में हैं हम लोग, टर्न मारो घर की तरफ। आराध्य बोला, लेकिन? अंकुर बोला, जीपीएस ऑन हुआ है, मीठी घर के अगल बगल कहीं है। आराध्य जल्दी से गाड़ी मोड़कर घर की तरफ बढ़ा दिया। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत रखते हो? शिवम अपना बेल्ट निकालते हुए बोला, वो तो अभी पता चल जाएगा, और उसके साथ ही शर्ट के बटन खोलने लगा। रुद्राक्षी बोली, बेटा ये सब दिखाकर किसी और को डराना। अगर रुद्राक्षी अपने पर आ गई ना तो ना पैंट पहनने लायक तुम्हारे माँ बाप बचेंगे और ना साले तुम पहनने लायक बचोगे, समझे? शिवम दोनों को देखते हुए बोला, चलो बे, तुम लोग वीडियो बनाना, ठीक है? सूट में चेहरा पूरा आना चाहिए, आखिर पाठक जी की इकलौती और राजपूत की आखिरी निशानी है। रुद्राक्षी बोली, साले कुत्ते। शिवम ने खींचकर एक झापड़ मारा तो रुद्राक्षी की मुट्ठी कस गई। शिवम बोला, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया और अभी से इतना गुस्सा? यही ना कि मुझे कैसे पता कि तुम दोनों की बेटी हो? तो बस इतना समझ लो, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। और आगे बढ़कर उसका दुपट्टा अपने हाथ में लेकर दूर फेंक दिया, और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ कि किसी ने पीछे से हवा में फायरिंग कर दिया। शिवम झटके से पीछे घुमा तो गुस्से में आराध्य और अंकुर दोनों खड़े थे। शिवम बोला, आ गए तुम्हारे दोनों आशिक, यार कैसे हैंडल करती हो दोनों को साथ में, बोलकर हंसने लगा। अंकुर आगे बढ़ने को हुआ तो शिवम के साथ वाले दोनों आदमी आराध्य और अंकुर दोनों से भिड़ गए, और इसी लड़ाई में रिवाल्वर अंकुर के हाथ से छूटकर कहीं गिर गए। रुद्राक्षी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ इतना ज़्यादा टाइट बंधा था कि छूट ही नहीं रहा था। अंकुर बोला, शिवम उससे दूर हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन शिवम रुद्राक्षी के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोला, ठीक है मार दो, लेकिन पहले रिवाल्वर तो ढूंढो, बोल उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोला।
सच में तुम्हें ऐसे देखकर किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है। आराध्य अंकुर को दोनों के ऊपर धक्का मारकर शिवम के पास पहुंचा और खींचकर एक घुसा उसके मुंह पर मारा तो शिवम ने भी उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े थे। रुद्राक्षी ने देखा रिवॉल्वर सामने चेयर के नीचे है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। रुद्राक्षी की तरफ से 2 थे और शिवम 3 और सब लात घूसे से एक दूसरे को मारे जा रहे थे। कभी कोई जीत रहा था तो कभी कोई। शिवम ने भी अच्छा खासा पर्सनालिटी बनाया था और उसके साथ वाले भी दोनों भी अंकुर और आराध्य से थोड़ा सा भी कम नहीं लग रहे थे। रुद्राक्षी जब देख देख कर थक गई तो चिल्लाते हुए बोली, अभी मुझे तो खोल कर लड़ते, मैं बोर हो रही हूँ। आराध्य बोला, मीठी बस 1 मिनट। और जैसे ही उसका हाथ खोलने को हुआ शिवम ने उसे धक्का मार दिया। आराध्य अब गुस्से से उसे पीटने लगा, लेकिन 2 आराध्य मारता तो 2 शिवम भी मारता। दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज़ ने सबका ध्यान भटकाया और आराध्य ने मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से रुद्राक्षी का हाथ खोल दिया। रुद्राक्षी अब अपना पैर खोल दुपट्टा उठाकर साइड में बांध लिया। तब तक शिवम बोला, भागो बे सालो। रुद्राक्षी ने जल्दी से उसका गर्दन पकड़ लिया और बाकी दोनों को आराध्य और अंकुर ने और सारी सिक्योरिटी भी अंदर आ गई। अंकुर और आराध्य ने सिक्योरिटी वाले के तरफ दोनों को धक्का दे दिया तो गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया और आगे आकर बोले, मैम आप बाहर जाइए, हम यहाँ सब कुछ देख लेंगे। रुद्राक्षी बोली, नहीं सब लोग बाहर जाओ, 10 मिनट मुझे चाहिए इसके साथ अकेले में। आराध्य बोला, लेकिन मीठी। रुद्राक्षी बिना उसे देखे बोली, 10 मिनट काफ़ी है। अंकुर ने सबको इशारा किया तो सब बाहर चले गए और दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया। शिवम हंसते हुए बोला, जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया वो तुम पूरा करना चाहती हो। रुद्राक्षी ने उसका गर्दन पीछे से पकड़कर अचानक से दीवार से 3-4 बार मारा, जिससे कुछ समय के लिए उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया और फिर सामने पटकते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसकी बेटी हूँ और किसकी नहीं, और किसको पता है ये सब कुछ? बता, वरना आज तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। शिवम हंसते हुए बोला, और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन एक बार मेरे साथ आ जाओ, सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। रुद्राक्षी एक लात उसके पेट में मारते हुए बोली, अभी तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। शिवम बोला, जब तक मेरी बात नहीं मानोगी तब तक नहीं बताऊंगा, और क्या कमी है मुझ में? आराध्य अंकुर की तरफ देखते हुए बोला, अंकुर कहीं वो मीठी को कोई हार्म ना कर दे, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अंकुर बोला, वो कमज़ोर नहीं है, वो देख लेगी। आराध्य बोला, फिर भी मैं देखता हूँ, और जल्दी से अंदर गया। देखा तो रुद्राक्षी लगातार उसे पीटे जा रही थी। आराध्य बोला, मीठी छोड़ो इसे, चलो आंटी के 10 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए, इससे सुबह मिलना, अभी ऐसे ही पड़े रहने दो, गाड़ी से देख लेंगे। रुद्राक्षी ने शिवम को देखा जो उसे ही देखकर हंस रहा था, जैसे उसे अभी भी चिढ़ा रहा हो। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, प्यार करते हो? आराध्य बोला, ये कौन सा सवाल है, तुम जानती हो, फिर भी ये सवाल इस समय? रुद्राक्षी शिवम को देखकर बोली, ये मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और मैं इसे इतना बेबस कर देना चाहती हूँ कि इसके चेहरे पर हंसी की जगह दर्द और आंसू हो, और ये अपनी मर्जी से मुझे सब कुछ बता दे कि मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानता है। आराध्य बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा, लेकिन अभी नहीं, सुबह तुम इससे जब भी मिलोगी ये तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार रहेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी के लिए हम सबको यहाँ से निकलना होगा। रुद्राक्षी ने एक नज़र शिवम को देखा, फिर आराध्य को देखते हुए बोली, नहीं, इसने मेरा वीडियो बनाने की मुझे धमकी दिया था ना, और बिना इसकी चीख सुने मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। अब तुम डिसाइड करो क्या करोगे। आराध्य ने एक नज़र रुद्राक्षी को देखा और फिर शिवम को देखकर उसे उठाते हुए बिना वक्त गवाए उसे पीटना स्टार्ट कर दिया, और 10 मिनट में उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसका खड़ा होना मुश्किल हो गया। अंकुर जल्दी से आकर उसे पकड़ते हुए बोला, आराध्य छोड़ो इसे। आराध्य एक लात और उसके पेट में मारते हुए बोला, सुबह मिलना, सांसें ना रोक दिया तो? अंकुर बोला, मीठी यार तुम। रुद्राक्षी आकर उसके मुंह पर एक लात मारते हुए बोली, वक्त गिन ले। आराध्य अब रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और गार्ड को इशारा किया अंदर शिवम को पकड़ने के लिए। फिर तीनों वहां से निकल गए। अंकुर बोला, हमें कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। आराध्य बोला, मुझे भी यही लग रहा है। अंकुर बोला, चलो आज मेरा पहन लो, नहीं तो तुम्हें घर जाने में लेट हो जाएगा। क्यों मीठी? रुद्राक्षी कुछ सोचने में बिजी थी। आराध्य उसके हाथ पर हाथ रख कर बोला, मीठी क्या सोच रही हो? रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं। आराध्य बोला, सब ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, कल देखते हैं कैसे मुंह खोलता है। अंकुर बोला, तो चले घर। रुद्राक्षी बोली, क्यों? अंकुर बोला, इन्हीं कपड़ों में जाओगी, चाची के सवाल के जवाब हैं तुम्हारे पास। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, घर चलो, वहीं चेंज कर लूँगी। कुछ देर में तीनों घर पहुँचे। रुद्राक्षी ने शावर लिया और जीन्स के साथ टी शर्ट और ऊपर से जैकेट पहन लिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी जैसे शिवम ही चल रहा था।
आखिर कौन हो सकता है उसके पीछे, कहीं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इतना कुछ तो खो चुकी है, अब कुछ और खोने की हिम्मत नहीं है। तभी उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो बाहर आई। आराध्य उसे देखते हुए बोला, चले? रुद्राक्षी बोली, फिर तीनों जल्दी से होटल के लिए निकल गए जहां राधिका और अभय की शादी हो रही थी। रुद्राक्षी, आराध्य और अंकुर तीनों होटल पहुंचे। आराध्य और रुद्राक्षी आके चले गए और अंकुर किसी काम से दूसरी तरफ चला गया। शालिनी जी की नज़र रुद्राक्षी पर पड़ी तो उसके पास आते हुए बोली, चेंज क्यों कर लिया? इतनी प्यारी तो लग रही थी। और कहाँ थी? 3 घंटे से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो उसमें घुटन हो रही थी तो बस चेंज कर लिया और यहीं बाहर ही थी। आप क्यों ढूंढ रही थी? कोई काम था क्या? आराध्य बोला, मैं अंदर देखता हूँ, आप दोनों बात कर लो, बोलकर अंदर चला गया। शालिनी जी उसे ध्यान से देखते हुए बोली, मीठी सच सच बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रुद्राक्षी अब उनका मूड चेंज करने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखकर खाने के स्टॉल की तरफ ले जाते हुए बोली, आप ना मुझे देखकर बस एक ही चीज़ सोच सकती हैं। शालिनी जी उसका हाथ हटाकर, ज़रा बताओ तो वो क्या? रुद्राक्षी बोली, मुसीबत, कि कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं हूँ? शालिनी जी बोली, मीठी मार खाना है, और अगर सोचती भी हूँ तो क्या गलत सोचती हूँ? हर किसी को अपने बच्चे का ख्याल होता है और मुझे भी है। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। शालिनी जी बोली, तुम्हें अब भूख लगी है जब सब लोग खा चुके हैं? रुद्राक्षी बोली, अम्मा अब तो आ गए ना तो खिला दो। और सामने जा रहे मिंटू को बुलाकर बोली, जाकर आराध्य और अंकुर को बुला लाओ। तो वो दोनों को बुलाने चला गया। शालिनी जी, उन दोनों ने भी खाना नहीं खाया क्या? रुद्राक्षी बोली, नहीं। और शालिनी जी को लेकर एक टेबल पर बैठकर वेटर को खाना लाने को बोली। शालिनी जी बोली, तुम तीनों साथ थे? रुद्राक्षी बोली, आप कितना सवाल पूछते हो, जैसे आप CID ऑफिसर हो और हम सब चोर हों। अंकुर आते हुए बोला, सही कहा मीठी, मुझे भी कभी कभी यही लगता है। वेटर सबके लिए खाना लगाने लगा। मिंटू आते हुए बोला, आराध्य ने बोला है उसे अभी भूख नहीं है। रुद्राक्षी बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अम्मा मैं अभी आती हूँ, बोलकर जल्दी से वहाँ से चली गई। शालिनी जी अंकुर की तरफ देखते हुए अपनी दोनों आंखें सिकोड़ कर बोली, ये सब क्या चल रहा है दोनों का? अंकुर एक नज़र उन्हें देखा, फिर खाना खाते हुए बोला, कहाँ क्या चल रहा है चाची, मैं कुछ समझा नहीं। शालिनी जी उसे घूरते हुए बोली, साफ साफ बोलोगे या फिर कोई और तरीका अपनाऊं? अंकुर हंसते हुए बोला, आप भी ना हर बात पर सीरियस हो जाते हो, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। फिर खुद से बोला, ये मीठी भी ना हमेशा मुझे फंसा देती है। रुद्राक्षी आराध्य को इधर उधर ढूंढते हुए अंदर आई और राधिका और अभय की शादी हो रही थी। आराध्य भी नंदिनी जी के साथ वहीं कुछ दूर पर बैठा था। रुद्राक्षी उसके पास आते हुए बोली, चलो खाना खा लो। नंदिनी ने सुना तो रुद्राक्षी को देखने लगी, फिर आराध्य को देखते हुए बोली, आराध्य तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है बेटा? आराध्य बोला, अभी भूख नहीं थी माँ, इसलिए सोचा बाद में खा लूँगा। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आंटी वो मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, हम अभी आते हैं। नंदिनी बोली, आराम से बेटा, जाओ तुम दोनों, वैसे भी यहाँ तुम दोनों का कोई काम नहीं है। रुद्राक्षी बोली, थैंक यू आंटी, बोलकर आराध्य को लेकर जाने लगी। आराध्य को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग बस उन्हीं दोनों को देख रहे थे। आराध्य बोला, मीठी सब लोग हम दोनों को ही देख रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, तो यही चाहते थे ना, तो झेलो, अब मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। आराध्य बोला, लेकिन ऐसे खींच कर क्यों चल रही हो? चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुद्राक्षी बोली, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए जल्दी चलो, और उसे खींचते हुए टेबल के पास लाई जहाँ अब कोई नहीं था। रुद्राक्षी बोली, अम्मा और अंकुर कहाँ चले गए? वेटर उसे एक चिट देकर चला गया। तो रुद्राक्षी बोली, इसमें क्या है? आराध्य बोला, पढ़ने आता है या फिर मैं पढ़ूँ? रुद्राक्षी बोली, कुछ ज़्यादा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं पंडित जी, पढ़ रही हूँ। आराध्य बोला, मीठी ये फिर से पंडित जी? रुद्राक्षी ने चिट खोला तो उसमें लिखा था, चाची को सब कुछ बताना पड़ा, सॉरी, अब तुम दोनों खा लो और सुबह चाची को अपना जवाब दे देना। अंकुर। रुद्राक्षी चिट मोड़ते हुए बोली, अंकुर के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार हाथ आ जाओ। आराध्य बोला, हुआ क्या है? रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, मैंने मिंटू को भेजा था ना बुलाने के लिए, तो आ नहीं सकते थे। आराध्य बोला, लेकिन हुआ क्या है यार? रुद्राक्षी बोली, अंकुर ने अम्मा को हमारे बारे में बता दिया। आराध्य बोला, वो अच्छा। रुद्राक्षी बोली, क्या अच्छा? सुनना तो मुझे पड़ेगा ना। आराध्य उसके सामने बैठते हुए बोला, चलो खाना खाओ, सुबह आकर सब कुछ मैं सुन लूँगा, ठीक? अब खुश? रुद्राक्षी बोली, लेकिन। आराध्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मीठी सबको एक ना एक दिन सब कुछ पता चलना ही था ना, तो प्रॉब्लम क्या है? रुद्राक्षी बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्य उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाते हुए बोला, चलो मुंह खोलो और खाना खाओ, हम दोनों सुबह सबसे बात कर लेंगे।
रुद्राक्षी बोली ठीक है और उसके हाथ से खाना खा लिया। आराध्य उसे आगे खिलाते हुए बोला, अच्छा तुमने मुझे पंडित जी क्यों कहा? रुद्राक्षी बोली, वो अम्मा बाबूजी को पाठक जी और पंडित जी बोलती हैं, इसलिए मैंने भी बोल दिया। आराध्य मुस्कुराते हुए उसके होठों पर लगा खाना हटाकर बोला, ठीक है तुम्हारी जो मर्जी बुला सकती हो, लेकिन सबके सामने नहीं। रुद्राक्षी बोली, क्यों? आराध्य सर झटकते हुए बोला, हद हो गई। फिर आराध्य उसे देखते हुए बोला, यार समझा करो, कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होनी चाहिए जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ और उसे फील करना चाहता हूँ। रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों मंडप में आए तो शादी हो चुकी थी। अब राधिका के विदाई का समय होने वाला था। रुद्राक्षी, सोनी, मिंटू सब उसके बचपन के दोस्त और फैमिली उसके साथ थे। राधिका सबसे बारी बारी से मिली, फिर रुद्राक्षी को गले लगाते हुए बोली, सबको ज़्यादा परेशान मत करना और आराध्य को अब हाँ बोल दे। इन 6 महीनों में उसने खुद को भुला दिया था, लेकिन जब से तुझे देखा जैसे फिर से उसके अंदर जान आ गई है। ऐसा बंदा नहीं मिलेगा यार, इसलिए अब उसे और परेशान मत कर और हाँ बोल दे, समझी? रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया। राधिका खुश होते हुए बोली, सच में तू हाँ बोलने वाली है? रुद्राक्षी ने उसे देखकर फिर से सर हाँ में हिला दिया। राधिका बोली, ये क्या है, बोल नहीं सकती? सोनी बोली, तुम दोनों यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो, मुझे भी जानना है। रुद्राक्षी बोली, राधिका शादी के मंत्र दे रही है, आकर तू भी ले ले, नहीं तो खत्म हो जाएगा। सोनी वहाँ से जाते हुए बोली, मुझे नहीं लेना, तुम ही ले लो, मुझे अभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। राधिका बोली, मीठी कहीं तूने मेरी बातों को मजाक में तो नहीं ले लिया ना, देख मेरी बात सुन। रुद्राक्षी उसे गले लगाते हुए धीरे से बोली, यार पहले वो प्रपोज तो करे तभी ना उसे हाँ बोलूँगी। राधिका उसे दूर करते हुए बोली, मतलब क्या है, इतना बार तो किया ना उसने, अब तू कर दे, आखिर कुछ तो अलग होना चाहिए। और वैसे भी लड़के ही हमेशा क्यों प्रपोज करें, हम लड़कियों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। फिर उसे देख कर बोली, है कि नहीं? रुद्राक्षी ने फिर से सर हाँ में हिला दिया। राधिका बोली, इस बार तू भी दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। रुद्राक्षी बोली, सच में मैं कर दूं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनेगा? राधिका बोली, नहीं यार कोई मजाक नहीं बनेगा, और तेरा ना कोई यूनिक स्टाइल होना चाहिए और हम सबको भी देखना है। रुद्राक्षी बोली, ओके ठीक है, तब तैयार रहना देखने के लिए, लेकिन उसके पहले तू अपने घर जा और इन सब की चिंता छोड़, अपनी आने वाली लाइफ एंजॉय कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। राधिका बोली, थैंक यू यार, आई मिस यू। रुद्राक्षी बोली, बस बस पता है तू ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो ये सब फेंकना बंद कर। रेणु जी बोली, राधिका मीठी बेटा कब तक बात करना है, एक बार अपना सामान देख लो फिर बात करना। रुद्राक्षी बोली, राधिका तू देख ले, मैं अम्मा से मिल लेती हूँ। फिर रेणु जी को देख कर बोली, चाची आपने अम्मा को कहीं देखा है? रेणु जी बोली, नहीं बेटा, देखो यहीं कहीं बाहर होंगी या फिर नंदिनी भाभी के पास होंगी। रुद्राक्षी बोली, जी मैं देखती हूँ, बोलकर बाहर आ गई और ढूंढने लगी तो कुछ दूर पर नंदिनी जी और शालिनी बात कर रहे थे। रुद्राक्षी उनके पास आते हुए बोली, अम्मा वो मैं घर जाऊँ, आप चलोगे? या फिर बोलकर उन्हें देखने लगी तो शालिनी जी बोली, मीठी बेटा, राधिका को जाने के बाद भाभी की कुछ हेल्प भी तो करनी होगी, एक काम करो तुम किसी को लेकर चले जाओ, मैं और तुम्हारे बाबूजी कुछ देर बाद आ जाएंगे। नंदिनी बोली, आराध्य खाली होगा, उसी के साथ चले जाना, हमारी टेंशन भी कुछ कम हो जाएगी। फिर शालिनी जी की तरफ देखकर बोली, क्यों भाभी? शालिनी जी बोली, इसका जवाब तो मीठी के पास होगा। क्यों मीठी, आराध्य के साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है? रुद्राक्षी बोली, आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हैं ना, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने रूम में यहीं सो जाऊंगी, और जाने लगी। शालिनी जी बोली, मीठी सुनो तो, हम मजाक कर रहे थे। लेकिन रुद्राक्षी बिना उनकी बात सुने सीधे अंदर चली गई। कुछ देर में राधिका की विदाई हो गई। अभय ने जाते जाते रुद्राक्षी को आराध्य के बारे में सोचने को बोला तो उसने सर हाँ में हिला दिया। अब धीरे धीरे सब लोग जाने लगे और रुद्राक्षी अपने रूम में जाकर सो गई। शालिनी रेणु जी की मदद करने लगी। यही सब करने में सुबह से दोपहर हो गया। संतोष जी शालिनी जी के पास आते हुए बोले, अब हमें भी घर चलना चाहिए। शालिनी जी बोली, मीठी कहाँ है, कहीं घर तो नहीं चली गई? शालिनी जी बोली, नहीं अपने रूम में होगी, मैं लेकर आती हूँ, आप किसी से बोलकर सारा सामान गाड़ी में रखवा लीजिए और रूम में चली जाती हैं, जहाँ रुद्राक्षी आराम से सो रही थी। शालिनी बोली, मीठी चलना है या फिर हम सब जाएं, तुम नींद पूरी करके आओगी? रुद्राक्षी उठते हुए बोली, अम्मा। शालिनी जी बोली, घर चलो फिर बताते हैं तुम्हें, अम्मा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी इंतज़ार कर रहे हैं, बोलकर बाहर चली गईं। रुद्राक्षी बोली, आ रही हूँ, आपको तो बस मुझे ही डांटना होता है। नींद अभी भी उसकी आंखों में भरी थी, इसलिए गिरते पड़ते आगे बढ़ रही थी कि कोई उसके बगल से टकरा गया। रुद्राक्षी बिना ध्यान दिए बाहर आ गई।
शालिनी जी ने उसे आते हुए देखा तो संतोष जी को देखकर बोली, देख लीजिए कैसे नींद में गिरते हुए आ रही है आपकी लाडली। मैंने बोला था चली जाओ, लेकिन नहीं, और अब देखिए। अंकुर बोला, क्या चाची आप भी? वो आ गई वही बड़ी बात है, वरना इसे उठाना यमराज को उठाना एक बराबर है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्राक्षी के हाथ पर गई, वो दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मीठी ये कैसे हुआ? शालिनी और संतोष जी ने सुना तो वो भी आगे बढ़ गए। तब तक रुद्राक्षी नीचे गिरती उसके पहले ही अंकुर ने उसे पकड़ लिया। शालिनी जी उसका गाल थपथपाते हुए बोली, मीठी मीठी मीठी, आंखें खोलो बच्चा। अरे मजाक कर रही थी, मैं कुछ नहीं करूँगी मीठी। लेकिन रुद्राक्षी ने आंख नहीं खोला। अंकुर बोला, चाचा चाची इसे हमें लेकर अभी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, इसके हाथ को देखिए कहीं से नींद में चोट लगा लिया है। शालिनी जी अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसके हाथ में बांधते हुए बोली, जल्दी चलो। अंकुर ने उसे उठाकर पीछे सीट पर शालिनी जी के पास बैठा दिया। तब तक आराध्या आते हुए बोला, अंकुर मीठी कहाँ है, घर गई क्या? अंकुर बोला, नहीं वो बेहोश हो गई है, अंदर गाड़ी में है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आराध्य बोला, मजाक कर रहे हो? अंकुर बोला, यार चलोगे या फिर मैं जाऊं? आराध्य बोला, लेकिन ऐसे कैसे? ठीक है मैं भी चलता हूं, बोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। संतोष जी पीछे चले गए। अंकुर दूसरे साइड आकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। आराध्य गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा और शालिनी के पास से उठाकर अंदर ले गया। शालिनी, संतोष, अंकुर भी उसके पीछे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर रुद्राक्षी को चेक करने के बाद नर्स को देखते हुए बोले, जल्दी से इन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो, फास्ट। नर्स जल्दी से उसे लेकर स्पेशल वार्ड में आ गई। डॉक्टर दूसरे नर्स को कुछ लिख कर देते हुए बोले, सारी मेडिसिन और बॉटल लगाओ, 1 मिनट भी लेट नहीं। तो दूसरा नर्स भी वहाँ से चली गई। संतोष जी बोले, डॉक्टर हुआ क्या है? डॉक्टर सबको देखते हुए बोले, इनके पेरेंट्स कौन हैं? संतोष जी बोले, डॉक्टर मैं संतोष पाठक, ये मेरी बेटी है, अब बताइए हुआ क्या है, अचानक से बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर बोले, देखिए पाठक साहब, आपकी बेटी के बॉडी में पॉइजन है। संतोष जी बोले, क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी तो सो रही थी और बाहर आते आते बेहोश हो गई, तब तक जहर? शालिनी जी हाथ जोड़कर, हे महादेव कितनी परीक्षा और लेंगे आप हमारी? आराध्य बोला, आंटी आप बैठिए, वो ठीक हो जाएगी। अंकुर बोला, डॉक्टर लेकिन ऐसे कैसे पॉइजन उसकी बॉडी में आ सकता है? डॉक्टर बोले, वो तो टेस्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बोलकर अंदर चले गए। बाकी सब लोग वहीं बैठ गए। अंकुर कुछ सोचते हुए खुद से बोला, उसके हाथ में चोट, मतलब किसी ने जानबूझकर उसे चोट लगाया, कहीं उसी में तो कुछ नहीं था। फिर आराध्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ का संभाल लेना, मैं कुछ देर में आता हूँ, बोलकर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया और कॉल करके पूरे होटल और सारे स्टाफ में से किसी को भी बाहर जाने की परमिशन देने से रोक होटल के लिए निकल गया। यहाँ डॉक्टर ने रुद्राक्षी को बॉटल लगा दिया था, अभी पॉइजन ज़्यादा फैला नहीं था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, सब कुछ डॉक्टर के कंट्रोल में था। वो बाहर आकर संतोष जी और सबको बोल दिए, सब ठीक है, लेकिन होश आने में अभी टाइम लगेगा। सब ने राहत की सांस लिया कि चलो सब ठीक है। अंकुर होटल पहुंचा और अपनी सारी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट दे दिया। आधे घंटे में हर एक बात की खबर चाहिए। उसी होटल के बाथरूम में एक बंदा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, सर मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, आपने मेरी हेल्प किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब उधर से फ़ोन पर आवाज़ आई, किसी के हाथ आने से पहले सुसाइड कर लो और फ़ोन डिस्ट्रॉय कर देना, बोलकर फ़ोन कट कर दिया। बाथरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने अपने गले में फंदा लगाना चाहा, तब तक दरवाज़ा टूट गया और गार्ड ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर लाकर अंकुर के सामने पटकते हुए बोला, सर ये बाथरूम में सुसाइड करने वाला था। अंकुर ने एक नज़र उसे देखा, फिर सबकी तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोला, सब कुछ एक बार और अच्छे से चेक करो, एक बार नहीं 2-2 बार हमले हुए हैं, इस होटल से एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। और उठते हुए बोला, और तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, ये हमले जिस पर हुए हैं उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे इस होटल को खाक करने में। उसकी शांति को कमजोरी समझने की भूल कर रहे हो, तो अब आगे जो भी शामिल होगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और गार्ड को कुछ इशारा करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हुए संतोष जी से बोले, पेशेंट को होश आ चुका है। संतोष जी बोले, थैंक यू डॉक्टर, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर बोले, जी बिल्कुल आप सब मिल सकते हैं, लेकिन घर जाने की परमिशन कल तक ही मिल सकती है। संतोष जी बोले, डॉक्टर हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी, संतोष, अंकुर, आराध्य सब अंदर गए। शालिनी जी रुद्राक्षी के बगल में स्टूल पर बैठते हुए बोली, कितना परेशान करना है अभी हम दोनों को? रुद्राक्षी आंखें खोलकर उन्हें देखते हुए बोली, अम्मा।
शालिनी जी बोली, कोई अम्मा नहीं, जब देखो तब परेशान करती हो। बोला था ना घर चली जाओ, लेकिन नहीं, अगर तभी घर चली गई होती तो ये सब नहीं होता है ना। रुद्राक्षी ने संतोष जी की तरफ देखा तो वो दूसरे साइड बैठते हुए बोले, शालिनी जी बस कीजिए ना, बच्चा है, हो गई गलती, और कोई आकर कुछ कर जाए तो इसमें मीठी की क्या गलती। वो तो महादेव का शुक्र है कि सब ठीक है। रुद्राक्षी बोली, बाऊजी आप दुनिया में सबसे अच्छे बाऊजी हैं। शालिनी जी बोली, बस बस यही सब बोलकर बहला लो। रुद्राक्षी बोली संतोष जी से धीरे से, देख रहे हैं जलन। शालिनी बोली, सुन रही हूँ मैं, और अब आराम करो, खाना लेकर आते हैं हम दोनों। अंकुर, आराध्य बेटा ध्यान देना, बोलकर संतोष जी के साथ घर चली गई। अंकुर बोला, मीठी तुम ठीक तो हो ना। रुद्राक्षी बोली, खुद देख लो। अंकुर बोला, सच में अब तो कम से कम ध्यान दो, दुश्मन कम नहीं है तुम्हारे, अभी भी कोने कोने से निकल रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, तो तुम हो ना। अंकुर बोला, ठीक है, मैं चाय लेकर आता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। आराध्य उसके पास बैठते हुए बोला, ये सब। यह बोलते बोलते ही उसकी आंखें भर आई। रुद्राक्षी बोली, महादेव ने हलाहल पिया था ना, बस उसका छोटा सा मेरे पर भी टेस्ट किया उन्होंने। बाकी इस जन्म में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, आई प्रॉमिस। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोला, जाने भी नहीं दूंगा कहीं। तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक हल्की सी खरोच भी मेरी जान लेने के लिए काफ़ी होती है। बहुत मुश्किलों से तुम्हें पाया है, अब तुम्हें कहीं भी दूर जाने नहीं दूंगा। रुद्राक्षी कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके मूड को हल्का करने के लिए बोली, पंडित जी अगर आप मुझसे अब छुटकारा पाना चाहेंगे तो भी नहीं मिलने वाला है, तो फिर। आराध्य उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत बोलती हो, आराम करो। अंकुर आते हुए बोला, यार चाय तो पी लो साथ में। रुद्राक्षी बोली, आ गया, कबाब में हड्डी। अंकुर बोला, सुना मैंने, फिर भी नहीं जाने वाला, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रुद्राक्षी बोली, हाँ तो आ जाना, मैंने कहाँ कुछ बोला। अंकुर आराध्य को चाय पकड़ा कर खुद भी बैठ कर बोला, तो आगे क्या करना है। रुद्राक्षी बोली, तेरे लिए लड़की ढूंढना है, अब कब तक तू ऐसे ही भटकेगा। अंकुर बोला, मीठी मैं काम की बात कर रहा था। रुद्राक्षी बोली, तो तू लड़की ढूंढना इतना हल्का समझ रहा है क्या? लड़कियां मिलना इतना आसान होता है तो अब तक तू 10 पटा चुका होता, और आज ये काम मुझे नहीं सोचना होता, समझा। अंकुर ने आराध्य की तरफ देखा तो उसने अपने दोनों कंधे उचका दिए। अंकुर बोला, तुम दोनों, फिर सर झटक कर बाहर चला गया। रुद्राक्षी ने एक नज़र आराध्य को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर दूसरी तरफ देखते हुए सोचने लगी, वैसे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो महादेव के भक्त को हलाहल पिलाने का जिगरा रखता है। आराध्य ने उसे कुछ सोचते हुए देखा तो इशारे से पूछा, क्या सोच रही हो। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, आपके सामने होते हुए ये नज़रें कुछ और देखे, इतनी इनकी खता नहीं है, और दिल कुछ और सोचे तो सांसें ना। आराध्य उसके मुंह पर हाथ रख कर, बस बस। रुद्राक्षी समझ रही थी आराध्य के दिमाग में भी उथल पुथल मची हुई है। अब लेट कर चुपचाप आंखें बंद कर लिया। रुद्राक्षी पर हमला करने वाला आखिर कौन है? क्या आराध्य और अंकुर उसका पता लगा पाएंगे? रुद्राक्षी और आराध्य एक हो पाएंगे या फिर से कोई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।